राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मनहूस। नेहा अस्पताल के कॉरिडोर में तेज कदमों से टहल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी अंबिका प्रसव वेदना से तड़प रही थी। बाहर नेहा हाथ में फोन लिए लगातार घर वालों को फोन लगाई जा रही थी, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। नेहा को ठंड के महीने में भी डर के मारे पसीने छूट रहे थे। उसे डर लग रहा था कि अगर अंबिका को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके ही सिर पर आएगा। नेहा के सास और ससुर कपड़ों की खरीदारी करने बाजार गए थे। देवर आशीष ऑफिस के काम से शहर के बाहर और नेहा के पति परेश का आज बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ जरूरी मीटिंग थी तो वो व्यस्त थे। नेहा के लगातार फ़ोन करने पर उन्होंने मैसेज से रिप्लाई किया कि वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। किसी का फ़ोन न उठाने पर घबराहट में नेहा ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो अंबिका को लेकर अस्पताल आई हुई है। प्रसव कमरे से अंदर बाहर करती नर्सों ने नेहा की घबराहट को देखकर नेहा से कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जवाब में नेहा ने कहा, मैं ठीक हूँ। अंबिका की दर्द से चीखती आवाज़ नेहा के दिल की धड़कन तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। नेहा भागती दौड़ती डॉक्टर के कमरे में पहुंची। वहां डॉक्टर ने नेहा को पेपर्स साइन करने के लिए दिए तो पेपर्स देखते ही नेहा के हाथ पांव डर से थर्राने लगे। आंखों से अश्रुधारा फूट पड़े। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। नेहा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पेपर्स पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर्स, लेकिन मेरी अंबिका और बच्चा दोनों सही सलामत चाहिए मुझे। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दरअसल 8 साल पहले जब नेहा अग्रवाल निवास में परेश के साथ ब्याह कर ससुराल आई तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास सुशीला जी, क्योंकि नेहा अपने साथ उनकी मुंह मांगी ढेर सारे दहेज के साथ आई थी। जैसा और जितना और जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी सब कुछ चुन चुनकर नेहा के पापा ने उनको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारियों को उसको ऐसे सौंपा जैसे सब कुछ उसकी ही जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने बिना उफ किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा मां नहीं बन पाएगी, जिस घटना ने उसके पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी सुशीला जी अब नेहा को अपशगुनी मानने लगी। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले नहीं लगाती। परेश को ये बातें बहुत अच्छे से पता थीं, लेकिन वो हर बार नेहा को ही समझाता, कहता, नेहा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएंगी, तुम बस धैर्य रखो। नेहा का देवर आशीष उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता और जब भी उसकी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखता तो अपनी माँ को टोक देता था। कुछ सालों बाद आशीष की शादी तय हो गई। आशीष की शादी की खबर सुनकर नेहा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जब उसकी सास ने उसे शादी की रस्मों में सामने आने से मना कर दिया। सुशीला जी ने आशीष की पूरी शादी के दौरान नेहा को रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया। शादी में आते रिश्तेदारों के बुलाने पर भी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। ये सब देखकर नेहा खुद भी जाने से बचती, क्योंकि उन्होंने नेहा को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर न पड़े। उसकी देवरानी नेहा घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती थी। शादी के 1 साल बाद अंबिका जब गर्भवती हुई तो उसकी गोद भराई के समय सुशीला जी ने नेहा को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो नेहा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बांझ का मुंह तो एक बार को देख भी लो, लेकिन निर्वंशी का तो चेहरा देखना भी पाप है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम नेहा की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ और जब तक कि अंबिका बच्चे को जन्म ना दे तुम यहाँ मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, परेश को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में तो है।
जब जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। नेहा उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म ना देने से उसका इतना अपमान होगा। नेहा अगले दिन अपने मायके चली गई। नेहा को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक, बिना बताए क्या बात है नेहा? सब ठीक तो है ना? नेहा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? माँ बोली, ठीक ही हैं बेटा, आज 6 साल से बेड पर हैं, तो अब मैं क्या कहूँ? नेहा बोली, हाँ माँ। नेहा के पिताजी को उसकी शादी के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया और उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, जिस वजह से नेहा अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से भी नहीं कहती थी। एक छोटा भाई था, तो वो कितनी और किस किस की जिम्मेदारी उठाता। अगले दिन ही उसके फ़ोन पर अंबिका का सुबह 10 बजे ही फ़ोन आ गया। उसने उठाकर हेलो कहा तो उधर से उसे अंबिका के दर्द से कराहने और रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ अंबिका, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? नेहा ने घबराकर पूछा। अंबिका बोली, भाभी मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और घर पर कोई भी नहीं है, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप इन दोनों बेटियों का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ, आकर आपको सब बताऊंगी। ऑटो से नेहा घर पहुंची तो अंबिका दर्द से कराह रही थी और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। अंबिका को लेकर घर में ताला लगाकर नेहा अस्पताल गई। अंबिका ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई का सामान लेने के लिए बाजार गई हैं और आशीष सुबह ही ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला गया है। अंबिका का भी 7वां महीना ही चल रहा था। जब वह सीढ़ियों से गिरी तब उसने अपने सास ससुर को भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने अपना फ़ोन नहीं उठाया, इसीलिए उसे मजबूरन नेहा को फ़ोन करना पड़ा। तभी नर्स ने नेहा के पास आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्री मैच्योर होने की वजह से उसको अस्पताल में हमारी निगरानी में ही रखना होगा। नर्स की आवाज़ से नेहा यादों से बाहर आई। इतने में सभी घर वाले भी वहाँ आ गए। सुशीला जी ने आप देखा न ताव उस सबके सामने अस्पताल में ही नेहा के गालों पर 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, अपशगुनी कहीं की, खुद तो बेटा जन्म नहीं पाई और देवरानी की खुशियों में भी आग लगा दी। मना किया था ना तुझे आने से। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर परेश ने गुस्से में कहा, माँ ये क्या तरीका है, आपने नेहा को क्यों मारा? आखिर उसकी गलती क्या थी? सिर्फ यही ना कि उसने अंबिका की मदद की। तू चुप कर जोरू का गुलाम, तू तो इसकी तरफदारी करेगा ही। तभी वहाँ नर्स ने आकर नेहा से कहा, आपको अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं। सुशीला जी ने कहा, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर नेहा रोती हुई अपनी माँ के घर चली गई। सुशीला जी परेश को साथ लेकर अंदर डॉक्टर के कमरे में गईं। उन्हें देखकर डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चा दोनों ही खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की ज़रूरत है और हमें बच्चों को कम से कम 2 महीने तक इनक्यूबेटर में रखना होगा। इसके लिए आप सबको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है कहकर जैसे ही डॉक्टर के कमरे से सुशीला जी बाहर निकली, उनका पैर फिसला और वो अस्पताल में ही गिर गईं। उन्होंने उठने की कोशिश भी की, लेकिन वो उठने में असमर्थ थीं और वह दर्द से रोने लगीं। डॉक्टर ने पाँव का एक्सरे और चेक करके बताया कि पाँव फ्रैक्चर हो चुका है और 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अब तो मजबूरन परेश को नेहा को घर वापस बुलाना पड़ा। परेश नहीं चाहता था कि नेहा ऐसे में घर आए, लेकिन फिर भी उसने हाथ जोड़कर घर आने के लिए कहा और नेहा तुरंत अपनी दोनों बेटियों को लेकर वापस घर आ गई। अब नेहा के ही कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई। वो रोज घर के काम खत्म करके अंबिका और सास दोनों का ख्याल करती। 1 सप्ताह बाद अंबिका को छुट्टी मिल गई, लेकिन बच्चा अस्पताल में ही था। अब वो अंबिका को साथ लेकर रोज बच्चे को देखने के लिए अस्पताल जाती। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति दे दी। इधर अब सुशीला जी के पाँव भी ठीक हो गए। बच्चे के घर आने की खुशी में सारी तैयारी नेहा ने ही की। अंबिका और आशीष दोनों बच्चे को लेकर घर आए तो सुशीला जी ने आरती उतारकर बच्चे का स्वागत किया। इधर नेहा की दोनों बेटियां भी बच्चे को देखने की जिद कर रही थीं, जिसे देखकर नेहा उन्हें लेकर अंबिका के कमरे के पास तक पहुंची ही थी कि पीछे से कड़कती हुई आवाज़ में सुशीला जी ने कहा, बड़ी बेशरम हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम अंबिका और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती ही नहीं। इतना अपशकुन कराकर जी नहीं भरा जो कुछ और कराना चाहती हो? क्या सबको मारना चाहती हो?
सुशीला जी की गुस्से में कड़कती आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। नेहा को लगा था कि शायद अब सुशीला जी बदल जाएं, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने दुखी मन से सामने खड़े अपने पति परेश की तरफ देखा और उधर उसकी बेटियों का हंसता हुआ मासूम चेहरा भी उदास हो गया। अब नेहा खुद पर काबू नहीं कर पाई और उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़े और वो वहां से जाने लगी। तभी अंबिका ने कहा, रुकिए भाभी। सुशीला जी गुस्से में बोली, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ। नेहा बच्चों से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। अंबिका ने फिर कहा, भाभी मैंने कहा रुकिए। और उसने आगे बढ़कर नेहा का हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी यूं चुप रहकर रोज रोज अपमान सहन करने से कोई नहीं बदलने वाला। इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि अब बिना बोले काम नहीं चलने वाला है। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर छोटों को उन्हें सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। अंबिका, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? सुशीला जी ने दोबारा गुस्से में कहा। तो अंबिका बोली, माँ जी मैं बहुत अच्छी तरह से सुन और समझ रही हूँ। आज आपको फिर से दीदी अपशकुनी लग रही हैं और जो 1 महीने से वह आपका और मेरा पूरी तरह से ध्यान रख रही थी, तब आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि नेहा चली जाए। ऐसा क्यों? जब आपका काम था तब तो आपने दीदी को मेरे पास आने से नहीं रोका और अब वह आपको अपशकुनी लग रही हैं। माफ़ करना माँ जी, लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही इन्हें मान सकती हूँ। मैंने और आशीष ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूं हर बात में अपमानित ना किया करें, लेकिन आप हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो तो भाभी हैं जो आपकी इन कड़वी बातों को सुनकर रह जाती हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब दे चुका होता और आपको अच्छा सबक भी सिखा चुका होता। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी जेठानी कभी अपशकुनी नहीं थी, ना है और ना रहेंगी। बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो वो जीवन दाता है। अगर ये समय से मेरा फ़ोन नहीं उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल नहीं ले जाती तो न जाने क्या हो जाता। इस पर भी सुशीला जी बोली, तो आकर इसने कौन सा एहसान कर दिया? अरे तूने हमें फ़ोन किया होता तो हम भी आ जाते। तब अंबिका ने कहा, माँ जी इस गलतफहमी में मत रहिएगा। पहले फ़ोन मैंने आपको ही किया था, लेकिन आपने तो फ़ोन उठाया ही नहीं। तभी मजबूरन मुझे नेहा दीदी को फ़ोन करना पड़ा था और वह तुरंत मेरी एक आवाज़ पर भागी चली आईं। और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने से औरतें अपशकुनी हुईं तो आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशकुनी हुई, क्योंकि मैं भी 2 बहनें हूँ और आप तो 4 बहनें हैं। हम दोनों के ही कोई भाई भी नहीं हैं। तो अब बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? तुम अपना मुंह बंद रखो, ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, समझी? सुशीला जी ने गुस्से में कहा। तभी पीछे खड़े परेश ने कहा, माँ आपने बिल्कुल सही कहा कि ये घर आपका है तो आपकी ही मर्जी चलेगी, लेकिन मैं भी अब नेहा का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने सालों से मैं नेहा को यही समझाता रहा कि कोई बात नहीं, कभी तो माँ बदलेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता माँ कि आप कभी ज़िंदगी में बदलेंगी। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूँ आपको, लड़का या लड़की सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम मनुष्यों के नहीं। भगवान ने अच्छा किया जो उन्होंने यह जीवन का चक्र अपने हाथ में रखा है, वरना तो कुछ आप जैसी सोच के लोग कभी बेटियों को जन्म ही नहीं देने देते। और माँ सोचो, अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो आप बेटे कहाँ से लाएंगी? अब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मैं और नेहा अपने बच्चों के साथ आज ही यह घर छोड़कर चले जाएंगे। अब माँ पछताते हुए बस अपने बेटे से माफ़ी मांगती रह गई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि नहीं माँ, अब और नहीं। दोस्तों, क्या परेश ने ठीक किया या उसे अपनी माँ को माफ़ कर देना चाहिए था? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।